अभी हाल ही में जो भारतीय प्रधानमंत्री का जापान दौरा हुआ ना, वो सिर्फ एक और डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी पार्टनरशिप की नींव रख रहा है जो आने वाले समय में इस सदी में एशिया का भविष्य तय कर सकती है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इस दौरे के इतने बड़े मायने क्यों हैं। तो सवाल उठता है, इस दौरे का असली मकसद था क्या? देखिए, मकसद था एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तैयार करना जो भारत और जापान को एशियाई सदी के बिल्कुल सेंटर में लाके खड़ा कर दे। ये सिर्फ कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, बल्कि फ्यूचर की बुनियाद रखने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर को समझते हैं। विजन क्या था और स्वागत कैसा रहा? टोक्यो में प्रधानमंत्री का जो स्वागत हुआ वो देखने लायक था। गार्ड ऑफ ऑनर तो था ही, साथ में पारंपरिक परफॉर्मेंस भी थी। और सबसे खास बात, गायत्री मंत्र का जाप हुआ। अब ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। मतलब ये दिखाता है कि ये साझेदारी कितनी गहरी कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर जुड़ी हुई है। चलिए अब आते हैं इस पार्टनरशिप के पहले और सबसे बड़े पिलर पर, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 ट्रिलियन येन। अगर इसे डॉलर्स में देखें तो ये करीब 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स होते हैं। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा कमिटमेंट है। ये दिखाता है कि जापान को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर कितना जबरदस्त भरोसा है। और हां, ये पैसा कहीं भी नहीं लगाया जा रहा, इसका फोकस एकदम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर है। सेमीकंडक्टर्स, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, यहां तक कि स्पेस भी। ये साफ दिखाता है कि दोनों देश मिलकर अगली टेक क्रांति को लीड करने की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी कंपनियों को एक बड़ा पावरफुल मंत्र दिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। इसका मतलब सीधा है, जापान की टेक्नोलॉजी और इंडिया का टैलेंट, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये इस सदी की शायद सबसे बड़ी टेक पार्टनरशिप बन सकती है। और जो बनेगा वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए होगा। और ये सब सिर्फ बातों में नहीं है, एक्शन भी दिख रहा है। दोनों प्रधानमंत्रियों का सेंडाई की एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में एक साथ जाना, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये दिखाता है कि दोनों देश टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को लेकर कितने सीरियस हैं, उसे कितना सुरक्षित बनाना चाहते हैं। तो ये तो हुई इकोनॉमी की बात। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी, यानी सुरक्षा और स्थिरता की ढाल। देखिए, सिक्योरिटी के मोर्चे पर जो सहयोग है वो हर लेवल पर बढ़ रहा है, जमीन से लेकर साइबर स्पेस तक, हर जगह। और क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर साथ काम करना ये भी साफ करता है कि भारत और जापान सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की स्थिरता को लेकर भी एक साथ खड़े हैं। अब बात करते हैं स्थिरता की। यहां भारत के लक्ष्य बहुत बड़े हैं, बहुत एम्बिशियस हैं। सोचिए, 2030 तक 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी और 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी। ये लक्ष्य हासिल करने में जापान एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, खास तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजी में। अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, लोगों का जुड़ाव, ह्यूमन कनेक्शन। यहां एक बहुत ही कमाल का आइडिया सामने आया है, जापान रेडी स्किल्ड वर्कफोर्स। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि भारतीय युवाओं को वो खास स्किल्स सिखाई जाएंगी जिनकी जरूरत जापानीज इंडस्ट्रीज को है। इससे जापान को स्किल्ड लोग मिलेंगे और हमारे युवाओं को बेहतरीन मौके, है ना? एक विन विन सिचुएशन। और ये रिश्ता सिर्फ सरकारों या कंपनियों तक ही नहीं रखा जा रहा है, इसे लोगों के लेवल पर भी मजबूत किया जा रहा है। जब दोनों देशों के सांसद मिलेंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। और यही आपसी समझ इस पार्टनरशिप को लंबे समय तक टिकाऊ बनाएगी। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए देखते हैं कि आगे की राह कैसी है और ये एशियाई सदी के लिए क्या मायने रखता है। इस दौरे की टाइमिंग पर जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। जापान का दौरा खत्म हुआ 29-30 अगस्त को, और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री कहाँ गए? चीन, एससीओ समिट के लिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक जीता जागता सबूत है। एक तरफ जापान जैसे डेमोक्रेटिक दोस्त के साथ पार्टनरशिप को और गहरा करना, और दूसरी तरफ चीन जैसे देशों के साथ भी मंच साझा करना। यही बैलेंस आज भारत की फॉरेन पॉलिसी की पहचान है, और इस पॉलिसी में जापान एक मजबूत नींव के पत्थर की तरह है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या भारत और जापान की ये दोस्ती वाकई में एशिया का भविष्य लिखेगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस दौरे ने इसकी एक बहुत मजबूत बुनियाद जरूर रख दी है।